बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसलोकेशन। सबसे पहले आपने इस लफ्ज़ पर गौर करना है। पानी और मिनरल्स नीचे से ऊपर आ रहे थे तो हम उसको ट्रांसपोर्टेशन कह रहे थे। अब खुराक ऊपर से नीचे दाएं बाएं जा रही तो इसको ट्रांसलोकेशन क्यों कह रहे हैं? इसको भी ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं कहा? ट्रांसपोर्ट ही है ये, लेकिन ये मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट है, इसलिए इसको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। समझ आई कि नहीं? पानी और मिनरल सिर्फ एक डायरेक्शन में सफर कर रहे थे, नीचे से ऊपर जा रहे थे, इसलिए उसको ट्रांसपोर्ट कहा। जबकि खुराक ऊपर से नीचे भी आ सकती है, नीचे से ऊपर भी जा सकती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। और ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल कहा गया इसको। तो पानी और मिनरल्स का जो सफर था वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का था, यहाँ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सफर करेंगे। 3 नुक्ते याद रखना है आपने। सबसे पहला, सेल्स, या हम कह सकते हैं हु इज इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। कौन से सेल्स इसके जिम्मेदार हैं? तो ये है फ्लोएम। एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स हैं कि खुराक फ्लोएम के जरिए सफर करती है। दूसरा, वेयर, यानी डायरेक्शन क्या है, कहां से कहां खुराक जाती है। तो इसके लिए टर्मिनोलॉजीज मुकर्रर की गई है। सोर्स टू सिंक, जहां से खुराक चलती है उसको सोर्स कहते हैं, और जहां पहुंचती है उसको सिंक कहते हैं। ये नुक्ता भी याद रखना था आपने। तीसरा नुक्ता, हाउ, कैसे ये सफर होता है, इसके लिए भी एक थ्योरी है। उस थ्योरी को कहते हैं प्रेशर फ्लो, या इसको कहते हैं बल्क फ्लो। प्रेशर या बल्क फ्लो मैकेनिज्म कहते हैं इसको। अब हम इन तीनों बातों को अलग अलग करके समझेंगे। फ्लोएम हम पहले ही समझ चुके हैं, याद दिलाता हूं आपको। फ्लोएम के सेल्स वेसल्स की तरह थे और एंड टू एंड अटैच विद ईच अदर थे। अलबत्ता जाइलम के मुकाबले में एक फर्क ये था कि इनके दरमियान की सेल वॉल मौजूद है और उसमें सुराख है। इन्हीं सुराखों की वजह से इसको सीव प्लेट कहा गया था। सीव जाली को कहते हैं, और ये सेल सीव वेसल कहलाए। ठीक, और इनके साथ कंपेनियन सेल्स बाहर से जुड़े हुए थे, वो इनकी मदद करते थे, और साथ में फ्लोएम पैरेन्काइमा था जो गैप को फिल कर रहा था। तो ये फ्लोएम के जरिए सफर होगा। अब अजीब बात यह है, जिन सेल से पतला पानी और मिनरल सफर कर रहे थे वहां बीच में कोई सुराख वाली जाली नहीं थी। यहां से गाढ़ा मटेरियल चलेगा, उसके लिए जालियां लगा दी आपने। तो ये हिकमत हमें जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे समझ आए। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखते हैं ये डायरेक्शन में सोर्स और सिंक किसे कहते हैं। पूरे कैरियर में मैंने टेंसेस का इस्तेमाल बायोलॉजी में यहां देखा। टेंसेस का सही इस्तेमाल करें। खुराक हमने कहा सोर्स से सिंक की तरफ जा रहा है। किसको सोर्स कहें, किसको सिंक कहें? सोर्स कहलाने की 2 शर्तें हैं। अ पार्ट ऑफ प्लांट वेयर फूड इज प्रोड्यूस्ड और प्रिपेयर्ड, पौधे का वो हिस्सा जहां खुराक बनाई जा रही है। तो खुराक कहां बनाई जाती है? लीफ में या ग्रीन पार्ट्स में। तो ये सोर्स। दूसरी शर्त सोर्स की क्या है? वेयर फूड, यहां फूड से मुराद क्या है? ऑर्गेनिक मटेरियल, ग्लूकोज, सक्रोज, स्टार्च वगैरह, लेकिन सफर करने वाला जो फूड है वो सक्रोज है। अच्छा, या वेयर फूड हैड बीन स्टोर्ड, सोर्स उसको भी कहते हैं जहां खुराक पहले कभी स्टोर की गई है या की जा चुकी है। टेंस इस्तेमाल हुआ है, ये जरा ज़हन में। सिंक किसे कहेंगे? सिंक की भी 2 शराइत हैं। पहली शर्त, वेयर फूड विल बी यूज्ड, वो सेल या वो पार्ट जहां खुराक इस्तेमाल होगी
या फिर वेयर फूड विल बी स्टोर्ड। तो ये टेंसेस के झंझट से बचने के लिए आप ये ऐड कर दें फॉर फ्यूचर यूज। वो हिस्सा जहां खुराक पहले से स्टोर है वो है सोर्स, जहां खुराक अब स्टोर की जाएगी वो है सिंक। तो सिंक में खुराक क्यों स्टोर की जा रही है? फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। और दूसरी बात, सोर्स और सिंक समटाइम्स परमानेंट नहीं होते। एक सीजन में जो सिंक है वो अगले सीजन में सोर्स बन सकता है, जो इस साल सोर्स है वो अगले में सिंक बन सकता है। इसीलिए ये तीर का निशान दो तरफा होना चाहिए। अब मैं एक मिसाल बताता हूं ताकि आपको ये सोर्स और सिंक का मजीद क्लियरिटी हो जाए। आलू का एक टुकड़ा हमने जमीन में दबाया, आलू के पीसेस दबाते हैं ना, सीड इस्तेमाल नहीं करते। इस टुकड़े के अंदर खुराक स्टोर है। ये आलू उगा, ऊपर लीफ बने, तो लीफ खुराक बनाएंगे। ये खुराक आलू कहाँ स्टोर करता है? नीचे। नीचे जमीन के अंदर कई ट्यूबर्स बनेंगे। ये ट्यूबर कभी सोचा है इतने मोटे क्यों हैं? जो भी खुराक यहाँ लीफ में बन रही थी उसको ट्रांसपोर्ट करके इधर स्टोर किया गया है। तो इस सीजन में लीफ क्या है? सोर्स। और नीचे जो आलू बन रहा है वो सिंक है। अगले साल हमने क्या किया? इसी आलू का एक टुकड़ा फिर जमीन पर दबाया, तो ऊपर लीफ बनने से पहले जो शूट सिस्टम डेवलप होगा उसको खुराक कहां से आ रही है? इधर से आ रही है। तो पिछले साल जो सिंक था इस साल वो सोर्स बन गया। लेकिन जब ऊपर लीफ बन चुके होंगे तब तक इसमें जितनी स्टोर्ड फूड थी वो खत्म हो चुकी होगी। अब एक दफा फिर ये सोर्स बन जाए। जी बेटा। सर कुछ फ्लावर्स होते हैं ना जो उनको हम कहते हैं कि मतलब ये आलू से उगते हैं, मतलब कहने को मतलब मेरी मतलब गार्डनिंग करते हैं ना सर, तो बिना सीड के आलू वाले फ्लावर्स होते हैं ना सर, कहते हैं कि इसका आलू है और इसके सीड नहीं होते। तो वो फ्लावर्स का क्या सीड होता है? नहीं, वो आलू का फ्लावर भी है, आलू का सीड भी है। इस आलू का नहीं सर, ऐसे फ्लावर्स जिनके वो होता आलू नहीं है ना सर, उनके भी नीचे भी ऐसे कुछ होता है। हाँ। तो कहते हैं आलू वाले फ्लावर्स। मैं बताता हूँ, ये ट्यूबर्स कहलाते हैं। असल में पौधों में रिप्रोडक्शन के दो तरीके हैं। एक को कहा जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें फूल सीड सब इन्वॉल्व है। दूसरा एसेक्सुअल या वेजिटेटिव प्रोपगेशन है। ये जो आलू वाला सीन है या इस जैसे ट्यूबर वाले बहुत सारे पौधों में ये लाइफ साइकिल शॉर्ट है, इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं जो क्विक हो, इजी हो। वरना आलू में आपने देखा होगा अगर उसको पकने दिया जाए तो ऊपर पहले फूल खिलते हैं, फिर फल लगते हैं टमाटर जैसे। वो फल पकेंगे तो उसके अंदर बीज भी बनेंगे, लेकिन वो 2 साल में मुकम्मल होता है। इसलिए हमारे पास टाइम नहीं है तो हमने शॉर्टकट निकाला। ये जो आलू का टुकड़ा लगा रहे हैं ये दरअसल कटिंग या कलम है। ये बहुत सारे दरख्तों में भी आपने देखा होगा, शाखें जमीन में दबा देते हैं तो उससे पूरा दरख्त बन जाता है। तो ये आलू का स्टेम है असल में, अंडरग्राउंड, ये रूट नहीं है। अच्छा, एक निशानी और बताता हूँ, किस पौधे में खुराक कहाँ स्टोर होगी ये मालूम करना हो तो उसके फूले हुए हिस्से को देखें। मसलन फल है, फल में भी खुराक स्टोर होती है, सीड में भी खुराक स्टोर होती है। आलू के तो स्टेम में हो रही है, प्याज के लीफ में स्टोर हो रही है। तो हर पौधे का स्टोरेज डिफरेंट हो सकता है। अलबत्ता फूल टेम्परेरी है, उसमें खुराक स्टोर नहीं हो रही है। ठीक हो गया। अब हम आते हैं मैकेनिज्म की तरफ कि खुराक कहाँ से कहाँ गई वो भी हमने देखा, और क्यों गई वो भी, कौन से सेल्स के जरिए उसका भी अंदाजा हुआ। अब कैसे आई तो बल्क फ्लो या प्रेशर फ्लो की थ्योरी है, इसको अच्छी तरह समझना। फर्ज करें हमने एक लीफ लिया है, तो जो है मेरी तरफ लीफ में बीच में ये वेन्स कहलाती है। ये वेन दरअसल क्या है? ये जाइलम और फ्लोएम के बंडल्स हैं, वेस्कुलर बंडल है। अब इस लीफ को हमने ऐसे काट के इधर से देख रहे हैं तो ये हस्बे मामूल अपर एपिडर्मिस और मीजोफिल में खुराक बनती है ना, लीफ के मीजोफिल में खुराक बनती है। ये है हमारी लोअर एपिडर्मिस, जहां स्टोमेटा को मेंशन करना बहुत जरूरी है।
ये लोअर एपिडर्मिस है। ये मीजोफिल के सेल्स हैं, इरेगुलरली, फर्ज करें स्पॉन्जी मीजोफिल है या कोई मीजोफिल है। इन सेल्स के साथ ये फ्लोएम का सेल है जुड़ा हुआ है। इन सेल्स से फ्लोएम और जाइलम बहुत दूर नहीं होते। मैं यूं कह सकता हूं, ये इन रगों का मतलब ये है हर तीसरे सेल के बाद एक जाइलम फ्लोएम मौजूद है। ये है हमारा, फर्ज करें, फ्लोएम, और इसके साथ ये है हमारा जाइलम। जाइलम और फ्लोएम साथ साथ है। अब तवज्जो करना, ये सारे सेल्स कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस में क्या बनेगा? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को इस्तेमाल करने के बाद सेल से जो बचेगा उसको सक्रोज में तब्दील करेंगे। सक्रोज क्या है? एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज जब मिलते हैं तो सक्रोज बनता है, डाइसेक्राइड। डाइसेक्राइड सोलुबल इन वाटर है, ग्लूकोज भी सोलुबल है, सक्रोज भी सोलुबल है। ये सक्रोज इस सेल में ज्यादा होने की वजह से फ्लोएम के सेल में तो नहीं बन रही ना खुराक, इधर इसकी कंसंट्रेशन कम होगी तो ये इस सेल में आएगा, किसमें? फ्लोएम में, और ये सल्यूट के तौर पर एक्ट करेगा। जब इधर से सक्रोज आ गया तो इस जाइलम से क्या आएगा? पानी उधर जाएगा। तो अब मैं आपको यहां बताता हूं, ये फर्ज करें हमने एक फ्लोएम का सेल बाहर निकाला है, ये फ्लोएम का सेल है, और इसमें यहां जाली लगी हुई है। इसमें एक तरफ से क्या आ रहा है? सक्रोज, और दूसरी तरफ से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। ये दोनों मिलकर एक सॉल्यूशन बनाएंगे, और ये बता दें आपको, इस सॉल्यूशन के अंदर 10 to 25% सक्रोज होता है, ड्राई मटेरियल है। 90% से लेस पानी होता है, ये बहुत गाढ़ा मटेरियल है। जब ये यहां बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, पानी और सक्रोज मिल के भर रहे हैं, तो ये जाली आसानी से जाने देगी आगे? जाली रोकेगी, और रोकने की वजह से क्या होगा? इस सेल में ये दोनों मिलकर भर जाएंगे फुल। जब फुल भर जाएंगे तो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप होगा। वो प्रेशर क्या करेगा? इस सॉल्यूशन को इन छोटे सुराखों के जरिए आगे बढ़ने पर मजबूर करेगा। इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूं। कभी कीमा बनाया आपने मशीन में? यस सर। कीमे की मशीन में आगे जाली होती है। जब आप पीछे गोश्त डाल के एक हैंडल घुमाते हैं, हैंडल घुमाने का मतलब प्रेशर बिल्डअप करते हैं। जो आप जोर लगाएंगे, आगे कीमा कैसे निकलता है? सुराखों से निकलता है ना, धारियों की शक्ल में। इसी तरह ये मटेरियल धारियों की शक्ल में इस सेल से इसमें आया। अब इस सेल में भी आगे जाली लगी हुई है, तो शुरू में तो रुकेगा, भर जाएगा। भरने से यहाँ भी प्रेशर हाई हो जाएगा। जब हाई प्रेशर होगा तो यहाँ से फिर आगे धारियों की शक्ल में एक सेल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में होते 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 ये फर्ज करें ये लीफ है, इधर से ये खुराक चली और यहाँ कोई फ्रूट है उसमें स्टोर किया जाएगा। तवज्जो करना, इधर गलतफहमी हो सकती है। अब यहाँ खुराक पहुंच रही है, खुराक को स्टोर किया जा रहा है। स्टोरेज फॉर्म कौन सी है? स्टार्च। स्टार्च इज इनसॉल्युबल, याद रखना। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर हम इस थ्योरी को मान लें, यही प्रेशर फ्लो या बल्क फ्लो है। बल्क में इसको धकेला गया है, यहां सोर्स में बल्क ज्यादा था, प्रेशर ज्यादा था, सिंक में कम था, तो इधर आ गया। तो अब एक गलतफहमी हो सकती है, जब ये फ्रूट बड़ा हो गया, मसलन इतना मोटा सेब बन गया, तो सेब में खुराक ज्यादा है या पत्ते में? पत्ते में सर। सेब में ज्यादा है, इसलिए तो मोटा हो गया, इतना हुआ है। तो अब खुराक वापस क्यों नहीं जा रही? ये है नुक्ता समझाने वाला। आप एग्री करेंगे? जो खुराक इधर पहुंचती है, चलने वाली ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म ऑफ फूड क्या है? सक्रोज। लेकिन जो सक्रोज इधर पहुंचता है उसको इनसॉल्युबल स्टार्च में तब्दील किया गया। स्टार्च में तब्दील होता जाएगा, पानी यहां से इवैपोरेट होता चला जाएगा। ये खुराक यहां जितनी भी हो जाए, प्रेशर नहीं बढ़ेगा। मैं सेब तो छोटी मिसाल है, तरबूज कितना बड़ा फल है, उस पत्ते के मुकाबले में तरबूज के अंदर खुराक बहुत ज्यादा है। तो फिर ये वापस पत्ते की तरफ क्यों नहीं जा रहा है? इसलिए कि यहाँ फिर स्टार्च में तब्दील किया है। स्टार्च इनसॉल्युबल इन वाटर होने की वजह से यहाँ प्रेशर बिल्ड नहीं होगा। प्रेशर कब बिल्ड होगा? जब ये मटेरियल पानी में सॉल्युबल होगा।
तो इधर आप जितना भी जमा करते जाओ वहां सोर्स में प्रेशर ज्यादा होगा और द फूड along with water is moved from high osmotic pressure to low osmotic pressure. तो मतलब सर फ्लोएम से फूड को ट्रेवल करने के लिए प्रेशर जरूरी प्रेशर जरूरी है। और ये प्रेशर क्यों बना आपने देखा, एक तरफ से फूड आई है, एक तरफ से पानी आ गया अंदर, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं दोनों को मिलाकर। तो वो प्रेशर इस सेल में ज्यादा हुआ तो इसमें कम था, उधर आ गया, इसमें बढ़ गया तो अगले में कम था, इधर आ गया, हाई टू लो होते होते सिंक में भरना शुरू हो गया। सर अगर प्रेशर नहीं होगा तो ये ट्रैवल नहीं कर सकेगा। ट्रेवल नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पर एक ये राय दी गई कि शायद खुराक को ऊपर से नीचे आने में आसानी इसलिए होगी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी अप्लाई होगी, लेकिन मैंने पहले कहा खुराक ऊपर से नीचे भी आ रही है, नीचे से ऊपर भी जा रही है। तो अगर नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स से आती है तो ऊपर कैसे जा रही है? तो इसका मतलब ये हुआ कि यही प्रेशर का मैकेनिज्म है, ऑस्मोटिक प्रेशर, जो खुराक को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रेवल करने पर मजबूर करता है। ठीक हो गया बेटा? ये हमने तीनों पॉइंट डिस्कस किए। अब कोई मसला है तो बताएं, इसके बाद हमारा टॉपिक चेंज हो जाए।